Good evening, sir. Yes, गुड everything इवनिंग. is okay. गुड इवनिंग अनुपमा मैम. Very good evening, sir. बहुत दिनों के बाद मिले आपसे. हाँ हाँ, आज थोड़ा अच्छा लग रहा था तो मैंने सोचा ज्वाइन कर लेती हूँ. थैंक यू. Today I feeling better. Yeah. ओके. सो गुड इवनिंग ऑल. सब कुछ ठीक ठाक है सबका? Yes, sir. Good evening. Yes, sir. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी. टुडे विल टॉक अबाउट माइंड ब्लूप्रिंट. ठीक है, माइंड के जो ब्लूप्रिंट होता है, एंड हम पीस मैपिंग के बारे में बात करूंगा मैं थोड़ा. पीस मैपिंग के बारे में ना सबको कुछ कुछ हम अपने पीस को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, एंड उसी तरीके से हम उसको मैपिंग भी कर सकेंगे. इज इट क्लियर? एंड इसका बहुत सारा मैं थेरापी दिखाऊंगा. ठीक है, बहुत सारा हैंड राइटिंग का भी थेरापी दिखाऊंगा, ग्राफोथेरापी भी दिखाऊंगा कुछ कुछ, एंड कुछ स्ट्रोक्स थेरापी भी मैं शेयर करूंगा. ठीक है, एंड कौन सा चीज लॉन्ग टर्म में काम आएगा, कौन सा चीज शॉर्ट टर्म में काम आएगा, एंड कौन सा चीज इंस्टेंट काम करेगा, दैट इज ऑल्सो आई विल टॉक अबाउट इट. ओके, एनी क्वेश्चन प्लीज? किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो. सो टुडे वी विल अंडरस्टैंड. देखो, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे मन के अंदर जो जो बात होता है ये क्यों होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये होता है, कैसे होता है, एंड ये किस तरीके से हमारे हम किस तरीके से ये सब हैंड राइटिंग से भी देख सकते हैं, साइकोलॉजिकली किस तरीके से ये देख सकते हैं. ठीक है, सो यही चीज लेके टुडे आज हम बात करेंगे. एंड हम लोगों का जो चाइल्डहुड का जो जो प्रॉब्लम है, चाइल्डहुड रिलेटेड कुछ भी इशू, वो हम किस तरीके से ठीक कर पाएंगे. ठीक है, और उसको किस तरीके से थोड़ा चेंज कर पाएंगे, दैट इज ऑल्सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड टुडे. इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चन? किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो. फर्स्ट मैं शुरू करूंगा इधर से कि हम लोग एक्चुअली स्ट्रगल क्यों करते हैं. स्ट्रगल का मतलब क्या है? स्ट्रगल का मतलब होता है, मतलब आप ऐसे मान लीजिए कि हम लोग बहुत लोगों को आप देखा होगा कि बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं. हम लोग क्यों उल्टा सीधा रेस्पॉन्स क्यों दे देते हैं, हम लोग उल्टा सीधा रिएक्शन क्यों देते हैं, एंड रिएक्ट करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये रिएक्शन नहीं दिया होता तो ही अच्छा रहता है ना. ये जो गिल्ट फीलिंग होता है हम लोगों के अंदर, सो ये सब कुछ एक्चुअली क्यों होता है, ये क्यों रिएक्शन कहाँ से जन्म होता है, कोई भी चीज रिएक्ट क्यों करूंगा मैं, ये कहाँ से जन्म हो रहा है. एंड इसी का नाम बहुत सारे लोग हम लोग देखते हैं कि वो कहता रहता है, एक ओल्ड डायलॉग देता है कि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, ऐसा कहता है ना, आप लोगों भी कहोगे. सो दिस आर वेरी कॉमन डायलॉग कि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, जो मेरे सामने होता है मैं बता देता हूँ, समथिंग ब्ला 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 समथिंग लाइक दैट. ठीक है, ये और कुछ नहीं, मैं एक्चुअली वीक हूँ, वही मैं दिखा रहा हूँ. अंडरस्टूड? सो कोई भी चीज स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देना, ये कोई भी आपका मन का कॉन्फिडेंट नहीं दिखाता है, ये हम लोगों का वीकनेस दिखाता है, क्योंकि हम लोग वही रिएक्ट करना चाहिए जो एक्चुअली रिक्वायरमेंट है. हम लोग रिक्वायरमेंट की बात कर रहा हूं मैं. ठीक है, मैं कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं वो दिखाने की बात नहीं कर रहा हूं. गेटिंग ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आ रहा है? Yes, yes, very much clear. But sometimes it is not underconfidence, but it is called bluntness. And you try to justify your bluntness by saying that I am very straightforward or I speak very much clearly, all those things. That is all blah blah blah. राइट. सो फर्स्ट हम देखेंगे हमारे मन का मेनली, एक्चुअली आप ऐसे कह सकते हो कि दो ब्रेन होता है हमारे अंदर साइकोलॉजिकली. एक होता है सर्वाइवल ब्रेन, ठीक है, जो हमेशा सर्वाइव करना चाहते हैं, जो हमेशा डर लगा हुआ रहता है, डर है, स्ट्रेस है, ओवर थिंकिंग है. एंड दूसरा होता है ग्रोथ ब्रेन, जहां से हम फोकस,
कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी, ये सब कुछ होगा जहां से। एंड जितना हमारे अंदर ट्रॉमा रहेगा, जितना हमारे अंदर शेम रहेगा, जितना गिल्ट फीलिंग रहेगा, इनसिक्योरिटी रहेगा, उतना ज्यादा हम अपने ब्लॉक कर देते हैं ग्रोथ ब्रेन को। ठीक है, तो एक ब्रेन दूसरे के ऊपर, दूसरे ब्रेन के ऊपर हावी हो रहा है। एंड जितना होता है हम लोगों का अभी मॉडर्न जो लाइफस्टाइल हम लीड करते हैं, जितना हम उल्टा सीधा खाना खाते हैं, तो इन सब की वजह से हम लोगों का जो ब्रेन का जो अच्छे अच्छे केमिकल्स होता है वो धीरे धीरे इम्बेलेंस हो जाते हैं। इसकी वजह से शुरू होता है बहुत सारे बच्चों में डिस्ट्रैक्शन, फोन एडिक्शन, लो मोटिवेशन। क्लियर हुआ? एंड एक्चुअली यू नो व्हाट, जैसे ऐसे मान सकते हो आप, जैसे हम लोग जब सेटिस्फाइड होते हैं, कोई किसी का फोन एडिक्शन है, या कोई भी दूसरा स्मोकिंग कर रहा है, या कोई और एडिक्शन है, एडिक्शन ब्रेन का कौन से केमिकल इसमें इस्तेमाल होता है बताइए, एनीवन प्लीज? डोपामिन। डोपामिन, वेरी गुड। सो ये डोपामिन कैसे बहता, कैसे है? डोपामिन दोनों तरीके से बह सकता है। एक होता है जैसे अगर मैं चाय पीऊंगा, तो चाय में कैसे पीऊंगा, धीरे धीरे एक एक सिप करके। एंड दूसरा होता है अगर मैं ग्लास में पानी पीता हूँ डायरेक्टली, ज्यादा ज्यादा करके। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, डोपामाइन कैसे बढ़ते हैं बच्चों में, मैं बताता हूँ आपको। इट्स लाइक एक बच्चे का मोबाइल का एडिक्शन है, या हाँ एडिक्शन है, तो बहुत टाइम से उसको मोबाइल नहीं मिला, उसके अंदर एक हंगर क्रिएट होगा। ठीक है, तो उस टाइम में सडनली उसको मोबाइल मिल जाएगा, तो इट्स लाइक वो पानी की तरह वो खाना शुरू करेगा, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो अगर इसके बाद धीरे धीरे आफ्टर 15 मिनट के बाद धीरे धीरे वो बहुत कम होना शुरू हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो इसी तरीके से हमारे अंदर कोई भी नेगेटिव एडिक्शन धीरे धीरे बढ़ता है एंड धीरे धीरे कम होता है इसका लेवल। इज इट क्लियर? तो अभी हम देखेंगे ये जो पीस मैपिंग की बात कर रहा था मैं, किस तरीके से ये काम में आता है। हमारे जो ब्रेन की मैंने बात किया कि सर्वाइवल ब्रेन ग्रोथ ब्रेन को डिस्टर्ब करता है। ठीक है, तो टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यूरो स्पिरिचुअल मैपिंग। ठीक है, तो स्पीच मैपिंग को किस तरीके से आप 3 लेयर से डिवाइड कर सकते हो। एक लेयर हमने क्या सीखा यहाँ पे, जो ब्रेन का केमिकल रिलीज कर रहा है, जो न्यूरो लेयर आप बता सकते हो जिसका। ठीक है, जो केमिकल रिलीज करेगा हमेशा, एंड इसके वजह से हम लोगों का फोकस, मेमोरी, अटेंशन, ये सब इफेक्ट होता है। एंड दूसरा होता है साइकोलॉजिकल लेयर। साइकोलॉजिकल लेयर इंडिकेट करता है हम लोगों का बिलीफ सिस्टम, पास्ट ट्रॉमा, पास्ट एक्सपीरियंस मान लीजिए, ट्रॉमा नहीं, एक्सपीरियंस, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। सेल्फ इमेज, मैं कैसा हूं, ये भी इंडिकेट करता है ये साइकोलॉजिकल लेयर। एंड तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज आवर स्पिरिचुअल लेयर। स्पिरिचुअल लेयर जब तक नहीं होगा तब तक किसी में भी, दुनिया में किसी में भी पीस नहीं मिलेगा। एंड स्पिरिचुअल लेयर क्या होता है, दैट इज आवर इंट्यूशन एरिया, पीस एरिया। ठीक है, आवर अवेयरनेस एरिया। क्लियर हो रहा है सबको? तो इस एरिया को हम किस तरीके से मैपिंग कर सकते हैं, टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट दैट वन। तो ये जो 3 लेयर मैंने कहा, ये 3 लेयर जितना मिस अलाइनमेंट हो जाएगा, उधर से जन्म लेगा फर्स्ट एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस, ठीक है, कंफ्यूजन, लैक ऑफ क्लैरिटी, सेल्फ डाउट। एंगर, स्ट्रेस, कंफ्यूजन, लैक ऑफ क्लैरिटी, सेल्फ डाउट। ठीक है, तो ये जो 3 लेयर का इम्बैलेंस से ही शुरू होता है ये। एंड इसके बाद ये अगर ठीक ठाक रहेगा तो कॉन्फिडेंस ठीक रहेगा, मन के अंदर पीस रहेगा। ठीक है, पीस रहेगा, फोकस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट हम देखेंगे एक्चुअली इसको हम हैंडराइटिंग से क्या क्या देख सकते हैं, हैंडराइटिंग के साथ क्यों कनेक्टेड है। हैंडराइटिंग में 3 जगह जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 जगह याद रखना हमेशा। जो नया है प्लीज याद रखना,
नहीं समझ में आएगा तो मुझे पूछ लीजिए, आई विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल। फर्स्ट हम हैंडराइटिंग से देखेंगे। देखो मैं जीरो से बोल रहा हूँ, जो नया है उसके लिए भी, ठीक है। जो आप अपने बच्चों को देखना, जो बच्चा सफेद पेज में लिखता है या रूल्ड पेज में लिखता है, वो लाइन वो कितना सीधा है, ये जो बेस लाइन होता है ये कितना सीधा है, दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। वो जितना अच्छी तरीके से सीधा होगा उतना उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, स्टेमिना बढ़ेगा, एंड सक्सेस को देख सकता है कि कहां पे मेरा सक्सेस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विजुअलाइजेशन ऑफ सक्सेस, क्लियर हुआ? फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकेंड क्राइटेरिया, हैंडराइटिंग का स्लांट। स्लांट मतलब क्या है? जो लेटर जो नए हैं, स्लांट पता है सबको? जो लेटर, सपोज लेटर बी, लेटर डी, जिन जिन लेटर ऊपर में जाता है, जैसे लेटर एच, लेटर एल, ठीक है, जो लेटर नीचे जाता है, वाई, जी, ये सब जो चेक करके देखना हैंडराइटिंग में कि सीधा है या इस तरफ है या इस तरफ है, ठीक है। तो ये स्लांट जो है, अगर बार बार इस तरफ, कभी इस तरफ, कभी इस तरफ, कभी सीधा ऐसे होता है, तो उसके अंदर क्या होगा? एनर्जी फ्लैक्चुएटिंग होगा, सॉरी मूड फ्लैक्चुएटिंग होगा उसके वजह से, ठीक है। उसके वजह से ब्रेन का बहुत सारा केमिकल इम्बैलेंस होता है इसके वजह से। एंड मूड स्टेबिलिटी इज बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो बच्चों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड क्राइटेरिया इज हैंडराइटिंग का प्रेशर। मैं कितना प्रेस करके लिख रहा हूँ, कितना जोर से मैं लिख रहा हूँ, दबा के लिख रहा हूँ या हल्का करके लिख रहा हूँ। याद रखना, जितना आप दबा के लिख रहे हो या पेज फाड़ रहे हो, बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है, ठीक है। सो दैट इज नॉट अलाउड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हैंडराइटिंग का प्रेशर बार बार अप एंड डाउन हो रहा है या नहीं, वो भी चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये तीनों अगर स्टेबल हो जाएगा, समझ लेना माइंड स्टेबल हो जाता है, ठीक है। हमारा जो माइंड का कोर नेचर है वो स्टेबल हो जाएगा, बेसलाइन, स्लांट एंड प्रेशर। तो ये तीनों एक साथ अगर स्टेबल हो जाता है, उसके बाद बाकी जो इधर उधर नेगेटिव पॉजिटिव जो साइन है वो हम मैनिपुलेट करके इधर उधर कर सकते हैं। क्लियर हुआ सबको? तो मैं फिर से एक चीज मैं बताना चाहता हूं, जिसका भी स्लांट में गड़बड़ है, ठीक है, हो सकता है, तो आप स्लांट कौन सा सिलेक्ट करोगे? ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा? किसको सिलेक्ट करोगे? बी स्लांट। हाँ, बी स्लांट सर। बी स्लांट, ओके। और ए एंड बी दोनों ठीक रहेगा। एंड क्यों? बताइए बताइए। मतलब थोड़ा, मतलब जो 90 डिग्री है, थोड़ा राइट साइड है, थोड़ा सा राइट, उसको आप सिलेक्ट करो। तो क्यों, ऐसा क्यों सिलेक्ट करोगे? क्योंकि वो एक्सप्रेस करेगा फीलिंग वगैरह। ओके, जो बच्चा पहले से बड़ा बड़ा लिखता है, एक्सट्रोवर्ट है, ठीक है, उसके लिए क्या, एंड वर्ड स्पेस इज वेरी क्लोज, उसको आप ऐसे सिलेक्ट करोगे तो उसका लाइफ गड़बड़ हो जाएगा, टोटल लाइफ चेंज हो जाएगा। अंडरस्टूड? उसका लाइफ पूरा डिजास्टर हो सकता है इसकी वजह से। गेटिंग माई पॉइंट? मतलब उसका राइट स्लैंट नहीं होना चाहिए या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, होगा मतलब आपको चेंज नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर उसका राइट स्लैंट है तो राइट ही रहने देना चाहिए हमें। जिसका जो स्लांट है, मल्टी स्लांट जब तक नहीं है तब तक रहने दो, जिसका जो स्लांट है, स्लांट को एक रख के बाकी सब कुछ आप इधर उधर मैनिपुलेट करो, जो आपका मर्जी, ठीक है। क्यों मैं कह रहा हूं? बिकॉज दीज आर द कोर नेचर, ठीक है। कोर नेचर या आप जेनेटिक नेचर भी मैंने पढ़ाया था क्लास में, तो जेनेटिक नेचर भी बोल सकते हो। इसके वजह से हमारे ब्रेन के ऊपर साइकोलॉजिकल क्या क्या इफेक्ट है, सब कुछ मैंने कहा था। सो ये एक्चुअली क्या दिखाता है, इसको तब तक नहीं चेंज करना चाहिए जब तक बाकी आप चेंज नहीं कर रहे हो, ठीक है। एंड इमरजेंसी केस में हम लोग भी चेंज करते हैं, इमरजेंसी केस में प्रॉपर गाइडेंस से, क्योंकि जब इसका चेंज करोगे ना, उसका इफेक्ट आएगा, पॉजिटिव इफेक्ट भी आ सकते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद ना बहुत बड़ा कुछ प्रॉब्लम होगा, ठीक है, इंक्लूडिंग। अच्छा, मतलब ये है कि उसका जेनेटिक नेचर वो था, उसकी अपब्रिंगिंग वैसी थी, तो उसका स्लैंट वैसा बन गया। हाँ, एक्चुअली हम लोग उसमें हाँ ये स्लांट हम लोगों को एक
बैलेंस की तरह काम करता है। सर अगर छोटे बच्चे मतलब अभी बहुत ज्यादा अडल्ट नहीं है, टीनेज है, बहुत ज्यादा मतलब अभी उनमें मॉडिफिकेशन कर किया जा सकता है, तो बच्चों को तो डायरेक्टली अभी स्लांटेड हैंडराइटिंग सिखाया जाते हैं, है ना, स्कूल से सिखाया जाते हैं, ठीक है। सो बहुत ज्यादा मैं उसके सहमत नहीं होता हूँ, बहुत ज्यादा मुझे अच्छा नहीं लगता है, जो भी हो। एक्चुअली बच्चों को जैसा है स्लांट रहने देना चाहिए, हमें चेक करना चाहिए कि कहाँ कौन से रास्ते में वो जा रहा है, ठीक है। अगर मल्टी स्लैंड है तो चेंज करो, तो उसको ठीक ठाक करो, लेकिन कभी भी उसको अभी आपका क्वेश्चन होगा कि मल्टी स्लैंड है तो मैं कहाँ पे चेंज करूंगा, ऐसा करूंगा या ऐसा करूंगा, हाँ राइट, तो ठीक है। उसको स्ट्रेट कर दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसको कोई अच्छा ग्राफोलॉजिस्ट के पास एक बार चेक करना चाहिए कि कहाँ पे ब्लॉक हो रहा है, मतलब वो कौन सा एरिया बैलेंस करेगा उसका स्लांट। किसी का वर्ड स्पेस बहुत छोटा है, ठीक है, बड़ा बड़ा हैंडराइटिंग है, तो उसको राइट स्लैंट कर दोगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो इसी अलाइनमेंट में है ना, जैसे वर्ड स्पेस कम है और वर्ड बड़ा है, तो मतलब वो लोगों के बीच रहना चाह रहे हैं, दे कैन नॉट स्टे अलोन, और बड़ा एक्सट्रोवर्ट हो जाएगा ना, हाँ ओवर इमोशनल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके वजह से उस टाइम में अगर किसी का लेफ्ट वर्ड स्लांट है तो उसी लेफ्ट वर्ड स्लांट उन सबको बैलेंस कर रहा है, अच्छा अच्छा, ठीक है। ओवर हो जाएगा। हाँ, तो इसीलिए बाकी सब पहले चेंज करो एंड वेट करो कुछ महीना, देखो कि कौन सा स्लांट चेंज हो रहा है ऑटोमेटिक या नहीं, क्योंकि ये ऑटोमेटिक चेंज होता है। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? एंड नॉट ओनली दैट, जब आप देखोगे कि हैंडराइटिंग में किसी का भी स्लांट में गड़बड़ है तो उसको माइन्यूटली केयरफुली नोटिस करना चाहिए कहाँ पे मैं चेंज करूंगा तो ऑटोमेटिक ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मल्टी स्लांट भी हमेशा चेंज नहीं करना चाहिए, अच्छा, ठीक है। बाकी सब चेंज करो एंड वेट करके देखो मल्टी स्लांट ऑटोमेटिक ठीक हो रहा है या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो मैंने जो जो कहा समझ में आया सबको? अच्छा, तो ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हैंडराइटिंग में ऑलवेज। एंड नेक्स्ट मैं आऊंगा, दैट इज कि मैंने बहुत सारे ग्राफोलॉजिस्ट को देखा है ग्राफोलॉजी छोड़ देते हुए, क्योंकि ग्राफोथेरेपी के बाद उसको सक्सेस नहीं मिला। ये क्या, क्यों होता है ऐसा? अगर प्रॉपर एनालिसिस हो जाता होगा, नो नो नो, टोटलिटी नहीं देख आपने तो पाते सब कुछ होंगे। ठीक ठाक कर दिया, बिल्कुल ठीक ठाक कर दिया, बिल्कुल सब ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर साइंस फॉलो नहीं होता है, क्योंकि आपको फीस मिलता है, आप हैंडराइटिंग चेंज कर रहे हो, ठीक है। दैट इज नॉट द प्रॉपर प्रोसेस। एक्चुअली क्या होता है, एक ग्राफोलॉजिस्ट का काम है, जब आपके लाइफ में जितना ब्लॉकेज है, आपके रोड में जितना ब्लॉकेज है, जितना प्रॉब्लम आ रहा है, ये रोड ब्लॉकेज को धीरे धीरे घटाना, ठीक है। जितना ब्लॉकेज आएगा आपके रास्ते में, जितना प्रॉब्लम होगा सब घटाना, दैट इज योर टारगेट, ठीक है। एंड उसके बाद धीरे धीरे आपने बेस लाइन ठीक ठाक कर दिया तो मतलब आपका उसका टारगेट ठीक हो जाएगा, ये एक गलत फहमी होता है मैक्सिमम जगह पे, ठीक है। आप चाहते हो कि मेरा बच्चा साइंटिस्ट बने, ठीक है, लेकिन हो सकता है वो चाहता है बड़ा होके एक बस ड्राइवर बनेगा, तो उसका वो टारगेट हो सकता है, तो उसको बड़ा हो जाने के बाद बस ड्राइवर बन गया या कोई ड्राइवर बन गया, एंड आप कहोगे कि आपका थेरेपी कोई काम नहीं आया, क्योंकि उसका टारगेट तो वही था ना। तो आपको क्या करना चाहिए, उसके साथ प्रॉपर इंटरव्यू करके उसको क्या चाहिए वो देखना जरूरी है, पहले उसको फिक्सेशन करो उसके मन में क्या है। एंड ग्राफोलॉजिस्ट का ग्राफोथेरेपी में सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगले हर टाइम टू टाइम क्या चाहिए उसको, उसको अचीव कर पा रहा है और नहीं, ठीक है। मुझे एक लॉन्ग टर्म आपने बता दिया कि मुझे साइंटिस्ट बनना है, तो ऑब्वियसली पॉसिबल आप साइंटिस्ट बन सकते हो, लेकिन जब आप साइंटिस्ट बनने के लिए जो सीढ़ियां है, अगले 6 महीने में आप मुझे कहां से कहां जाना है वो चेक करना चाहिए, अगले 6 महीने के बाद अगले 3 महीने में मुझे कहां से कहां जाना है वो मैं कर पा रहा हूं और नहीं, उसके बाद अगले 1 महीने में मैं कहां से कहां जाऊंगा, ठीक है। इस तरीके से छोटा छोटा टारगेट मैं अचीव कर पाऊंगा। अगर मैं कर रहा हूँ 2-3 महीना आप चेक कर रहे हो, मैं एवरी महीना में जो जो अचीव कर रहा हूँ फिर ठीक ठाक है, बस आप छोड़ दोगे वो कर लेगा, एंड ग्राफोथेरेपी ऑटोमेटिक कंप्लीट। एंड ये होगा, अप्लाई होगा कोई भी डिजीज के लिए भी,
डिजीज मेरे अंदर कितना जो भी हो, मेंटल डिजीज, सपोज मेरे अंदर बहुत बड़ा कोई फोबिया है, तो वो कितना परसेंटेज मेरा टारगेट है अगले 1 महीने के अंदर ठीक होगा, कि वो हो रहा है और नहीं हो रहा है। मेरा कितना डिप्रेसिव सिम्टम आ रहा है, वो कितना ठीक हो रहा है, ठीक है, वो धीरे धीरे चेक करना चाहिए, तो ही ये प्रॉपर होगा। इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चन किसी का? सर कितना टाइम हमें लगता है कि हाँ किसी ट्रेट में इम्प्रूवमेंट हो रहा है? डिपेंड करेगा, मैं शॉर्ट टर्म इम्प्रूवमेंट करना चाहता हूँ या लॉन्ग टर्म। अगर लॉन्ग टर्म होगा तो 6 महीने के बाद नजर में आ सकता है, शॉर्ट टर्म होगा तो 15-20 दिन के बाद ही शुरू हो जाएगा देखने को इफेक्ट। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैसे? उसका कुछ सिस्टम है, मैं बताऊंगा इन डिटेल, तो या फिर ओपन नहीं बता सकता क्योंकि बहुत सारे अनग्राफोलॉजिस्ट लोग हैं। जैसे फोबिया का मेरे पास एक केस था, हम्म। उसको बहुत सारे फोबियास और उसके राइटिंग में भी वाइड राइट मार्जिन था, तो वो दोनों सेम हो रहा था, तो मैंने उनका थोड़ा राइट मार्जिन बोला कि आप आगे तक लेके जाओ, बट वो बहुत ज्यादा फॉलोअप हुआ नहीं मेरे साथ, 2-3 सिटिंग ही दिया उन्होंने। तो अगर जैसे ये ट्रेट है तो इसमें हम कितने टाइम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चेंज आना शुरू हो जाएगा, उनका फोबिया डर? होगा, अगर ठीक ठाक होगा तो 1 महीने में उसको इम्प्रूवमेंट दिखेगा आपको। अच्छा। ठीक है, 1 महीने में दिखेगा, क्योंकि ओनली राइट मार्जिन इज नॉट इनफ, मतलब राइट मार्जिन तो ठीक होना चाहिए, कुछ थेरापीज होता है जो करेज बढ़ाता है, वो सब अच्छा। ठीक करना चाहिए। एंड हम्म एवरी डे, डे वाइज हैंड राइटिंग लिख के आपको भेजना होगा। हम्म। ठीक है, हाफ पेज मिनिमम हैंड राइटिंग लिख के आपको भेजना चाहिए, उधर से हमें चेक करना पड़ेगा कहाँ कहाँ से डिस्टर्ब हो रहा है। तो ठीक है, इसमें हमें पेशेंट पर्सन को ये बताना भी चाहिए कि वर्बली कि वी आर वर्किंग ऑन दिस, सो दैट वो कॉन्शियसली वो एफर्ट हाँ, करेंगे। उसलिए तो मतलब वो आपको फीस दे रहा है फोबिया के लिए, तो आपको फीस फोबिया ठीक कर रहे हो आप। तो ठीक है, उनको नहीं उन्होंने, नहीं सपोज किसी ट्रेड पे हम वर्क कर रहे हैं बट हमें पेशेंट को इतना ज्यादा क्लियरली हमने नहीं बताया, हमने उसको बताया कि ओवरऑल हम वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर, तो क्या हमें स्पेसिफिकली उसको बताना चाहिए कि हम इस ट्रेड पे कर रहे हैं सो दैट वो कॉन्शियसली वर्क करें, या हम बताना चाहिए सबकॉन्शियसली? मुझे अच्छा। कहाँ पे, एंड सबसे पहले देखना चाहिए वो मेरे पास क्यों आया है। हम्म। मैं, हो सकता है कोई आया आपके पास, आप देख रहे हो कि वो हैंड राइटिंग में कि वो 2 बार मर्डर किया है, तो वो मर्डर के लिए तो आपके पास नहीं है, आपको फीस दे रहा है वो, उसको माइग्रेन का प्रॉब्लम है इसलिए, तो आप माइग्रेन प्रॉब्लम ठीक कर दो, जहां जहां पे वो मर्डर कर रहा है, रेप कर रहा है, उसको वैसे ही रहने दो। अंडरस्टूड? नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन प्लीज। ओके, चलो, तो अभी हैंड राइटिंग का कुछ मैं थेरापी में बताऊंगा, जरूर मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे कहाँ कहाँ से क्या क्या चेंज करना चाहिए। तो पीस थेरापी में बोल रहा था, पीस थेरापी इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं दिखा रहा हूँ, एक सेकंड। फर्स्ट हम चेक करेंगे पीस थेरापी में, सबसे पहले एक एक करके आप नोट डाउन करना सब लोग, कि जब भी कोई भी हैंड राइटिंग आप लिखते हैं, सपोज मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, देखो सपोज ऐसे मैं लिख रहा हूं, जो भी है ऐसा मैं लिख रहा हूं, तो उसके साथ नीचे वाला लाइन भी ऐसे टच हो गया, तो ये एंटेंगल जिसको कहता है, एक लाइन के साथ नीचे लाइन का टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो नया है समझने की कोशिश कीजिए, आप अपने बच्चों के हैंड राइटिंग में भी चेक कर सकते हो, ऐसे अगर रहेगा तो इमरजेंसी इसको ठीक कीजिए। ठीक है, फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकेंड क्राइटेरिया हम देखेंगे कि हैंड राइटिंग में जहां जहां पे ऐसा वाला स्ट्रोक मिलेगा, मतलब ये स्टार्टिंग में ऐसे एक स्ट्रोक आ रहा है, ठीक है, ऐसे एक स्ट्रोक आ गया, सो ये जो एक हॉरिजेंटल स्ट्रोक आ रहा है, दैट इज नॉट अलाउड।
इज इट क्लियर? नेक्स्ट, हैंडराइटिंग में अगर कोई मल्टी स्लैंट हो रहा है, ठीक है, ऐसे मतलब ये स्लंट ऐसा है, ये स्लंट इस तरफ है, ऐसे अगर मल्टी स्लंट होगा तो दैट इज ऑल्सो नॉट अलाउड। जब ऐसे होगा ना, सबसे जो नया है वो कोई भी अगर जरूरत पड़े तो मुझे हैंडराइटिंग भेज दीजिएगा मेरे व्हाट्सएप में, ठीक है, मैं देख के आपको बता दूंगा कि कौन सा स्लंट उसके लिए अच्छा होगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, सपोज लेटर टी लिख रहे हो, लेटर टी का आपका सक्सेस अगर चाहिए तो बहुत ऊपर बार आप कर सकते हो, लेकिन आपको चेक करना चाहिए कि ये अगर जरूरी है या नहीं आपके लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्लाइंडली बहुत लोग ऐसा करता है, उसके एबिलिटी को सबसे पहले चेक करना जरूरी है। इज इट क्लियर? तो लेटर टी हमेशा थोड़ा छोटा रखिए लेटर एच और लेटर एल से, लेटर एल लेटर एच से थोड़ा छोटा रखिए, एंड लेटर टी का ये जो बार है ऊपर रख सकते हो, ऊपर रखना ही अच्छा है, लेकिन चेक करना चाहिए कि आप रखने के बाद कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है, वो चेक करना चाहिए। इज इट क्लियर? एक क्वेश्चन आता है, बहुत सारे लोग करता है, ये जो बार का लेंथ है, ये लेंथ कैसा होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए? एनी आइडिया? कोई बता सकते हो? एनी आइडिया प्लीज? एनीवन प्लीज टेल मी। लेंथ कितना होना चाहिए? Can I try? हाँ हाँ श्योर। So it should be 1/3 of the height of the tea stem. हाँ Ideally, it should be like that. It should not be shorter or a very big or very wide crossbar is not advisable. ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अभी जो अनुपमा जी ने कहा बिल्कुल सही कहा। अभी मैं थोड़ा आंसर दूंगा कि ऐसा क्यों है। एनी आइडिया? एनीवन प्लीज, कोई बताइए ऐसा क्यों है, कोई क्या सिस्टम कहाँ से, क्यों मैं मानूंगा ये सिस्टम को 1/3 और 1/2 होना चाहिए? एनी आइडिया प्लीज? एंड कोई कोई जगह है। Let's हाँ try once again. हाँ 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 श्योर। I'm not sure, but I'm just trying. See, the crossbar is the support system. How much support you will get or you are not getting. If it is longer, if it is wider, then it indicates that the writer is wasting the resources. Whatever support the writer is getting is not able to utilize all the supports. And shorter means less lack of support. अच्छा Thank you. अच्छा, चलो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ तो इजी हो जाएगा। कोई भी लेटर का, हर लेटर का अलग अलग मॉर्फोलॉजी होता है, ठीक है, जो एज पर द मॉर्फोलॉजी, जो मॉर्फोलॉजी कहेगा वही सही है। आप मान लीजिए कोई भी जगह पे आप बिलीव मत कीजिए, कोई भी बुक में भी पढ़ोगे तो भी बिलीव नहीं करना चाहिए जब तक मॉर्फोलॉजी नहीं ठीक ठाक रहता है, ठीक है। जो मॉर्फोलॉजी है साइंटिफिकल वे में, देखो अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो इसका मतलब यही है कि ये जो मेन एरिया है, ये वाला जो एरिया दिखाई दे रहा है सबको, ये एरिया हो रहा है मेरा एबिलिटी कह सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं टी के बाद दूंगा तो ये एरिया इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। सिमिलर वे में इस साइड में भी इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अभी क्लियर हुआ? दिस इज द आइडियल सिस्टम और मॉर्फोलॉजी कह सकते हो। लेकिन लेकिन इससे भी हमें चेक करना चाहिए कि ये कितना जरूरी है, मेरा टी कितना टॉल है। अंडरस्टूड? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो। मैं एक चीज दिखा देता हूं आपको, एक सेकेंड। लेटर टी का एक एक फाइल दिखाता हूं, इससे इजी हो जाता है। ये मेरा पर्सनल फाइल है, थोड़ा देख लेता हूं। देखो इधर से समझ में आ रहा है थोड़ा, जो ग्राफोलॉजी है उसको ही पता चले, जो नया है उसको बोरिंग लगेगा। दिस इज द टी, थोड़ा समझ में आ रहा है?
राइट वाला जो पोर्शन है दैट इज द कनेक्टिंग जोन ऑफ सेंसिटिविटी, एंड लेफ्ट वाला जो पोर्शन है दैट इज आवर ओल्ड बिलीफ और एंड मेमोरी एंड इम्प्रूवमेंट एरिया। समझ में आ रहा है सबको? सर एक बार रिपीट करेंगे क्या? नहीं समझा, बहुत Right. सारे इसमें मार्किंग्स हैं। राइट साइड में जो है ये वाई जेड वाला जो ऑप्शन है, एरिया है, दैट इंडिकेट्स आवर कनेक्टिंग जोन ऑफ सेंसिटिविटी। मैं किस तरीके से, देखो लेटर टी दिखाता है मेरा सेंसिटिविटी कितना है, ठीक है, एंड ये जो बार दिखाता है दैट इज डिफरेंट। तो मैं किस तरीके से आपके साथ कनेक्ट करूंगा, मेरा सेंसिटिव नेचर के साथ कनेक्ट करूंगा आपके साथ, वो दिखाता है लेटर टी। एंड ये वाई जेड वाला एरिया दिखाता है मेरा एबिलिटी, मेरा इतना ही कनेक्टेबिलिटी है, मेरा उतना ही सेंसिटिविटी है, उससे ज्यादा अगर मैं चला जाऊंगा एक्स्ट्रा हो जाएगा, आपके साथ दुश्मनी होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो मैं ज्यादा एफर्ट देना शुरू कर दूंगा आपके ऊपर। तो ये जो सेंसिटिविटी एरिया है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड पास्ट जो आप देख रहे हो लेटर, यहाँ पे देख सकते हो कि ओल्ड बिलीव एंड मेमोरी एंड इम्प्रूवमेंट एरिया, मतलब जहां से हम पुराने सब कुछ रिचुअल्स मेमोरी सब लेते हैं, उधर से लर्निंग लेते हैं। गेटिंग ऑल ऑफ यू? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो एनीवे आई विल गिव यू दिस नोट्स, नो प्रॉब्लम। एनी क्वेश्चन प्लीज? किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। सर कई लोगों में सेंसिटिव एरिया होता ही नहीं है, उससे सेंसिटिव एरिया होता नहीं है, ऐसा नहीं होता है, राउंड नहीं बनाते, मतलब जैसे मैंने वो नहीं किया है, मैंने शो नहीं कर रहा हूँ मैं कितना सेंसिटिव हूँ। तो वो दूसरे तरीके से हमें पता करना होगा, ठीक है। बाढ़ का लेंथ, उसके ऊपर नीचे क्या है, दूसरा सिस्टम है उसका, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, इतना तो समझ में आ गया ना सबको। एक और चीज मैं दिखाऊंगा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी हैंडराइटिंग में आप अपने बच्चों में ये चेक करो, ये एरिया लेटर जे हो सकता है, लेटर आई हो सकता है, ठीक है। इनका डॉट, ये डॉट अगर डॉट ही है या ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप बंगाली में रॉ लिख रहे हो, रॉ का डॉट ऐसा करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, या ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे स्लैश की तरह नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर? ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चलो एक टेक्निक मैं सिखा देता हूं सबको। पीस मैपिंग के बारे में जो बात कर रहा था मैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है माइक्रो मेडिटेशन। हम अपने लाइफ को माइक्रो मेडिटेशन में बदलना चाहिए। कैसे हो सकता है? कभी भी इंस्टेंटली ये क्या करता है, 60 सेकेंड नर्वस सिस्टम रीसेट कह सकते हो, 60 सेकेंड में नर्वस सिस्टम रीसेट हो जाएगा ये, ठीक है। माइक्रो मेडिटेशन टेक्निक मैं बताता हूं, वेरी इजी है। 60 सेकेंड ऐसा करके देखो कोई भी टाइम में, ओनली आंख बंद करो एंड 4 सेकेंड के लिए 4 सेकेंड के लिए ब्रीथ लो, धीरे धीरे 4 सेकेंड ब्रीथ लो, 2 सेकेंड रख दो एंड 6 सेकेंड धीरे धीरे छोड़ दो। विद इन ए 1 मिनट सबका नर्वस रीसेट हो जाएगा। अंडरस्टूड? दिस इज वंडरफुल टेक्निक, एनीवन कैन डू इट। एंड दिन में ये 5 टाइम्स कर सकते हो, जब मर्जी तब कर सकते हो दिन में। एनी क्वेश्चन? एक टेक्निक मैं बताऊंगा जो आप लोगों को भी पता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो माइंड डिटैच हो सकता है उसका बहुत सारे टेक्निक है। जैसे आप अपने मन में क्या क्या थॉट्स आ रहा है उसको थोड़ा चेक करना, क्या क्या थॉट्स है उसका एक लिस्ट बनाना, बहुत सारे एरिया है। बट पर्टिकुलर एक चीज मैं बता रहा हूँ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड डेली लाइफ में इंस्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। इंस्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने का, जब आप कंफ्यूज हो रहे हो या मन में बहुत भारीपन महसूस हो रहा है, दिमाग कंफ्यूजन में भरा हुआ है, उस टाइम में ऐसा करो, एक जगह पे बैठ जाओ, अगर जरूरत पड़े थोड़ा पानी पी सकते हो, एक जगह पे बैठ जाइए एंड चेक करके देखो मन के अंदर लास्ट
3 थॉट्स क्या क्या आया था, लास्ट 3 थॉट्स क्या क्या आया था मन के अंदर। कोई जगह पे लिखने का जरूरत नहीं, बस मन के अंदर सोच के देखो, याद करो कि लास्ट 3 थॉट्स क्या क्या आया था। बहुत सारे अनगिनत थॉट्स आए, लेकिन उनमें से लास्ट 3 को आप देखो। एंड इस 3 के साथ, 3 में से अभी आप सिलेक्ट करो कि कोई एक थॉट को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट एनी थॉट फ्रॉम देयर। ओके, सिलेक्ट कर लिया। अभी क्वेश्चन करो ये थॉट्स क्यों आया है, व्हाई। एक आंसर मिलेगा। आपका माइंड, देखो आंसर बुरा हो, थॉट्स बुरे हो या अच्छे हो, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। जो भी थॉट्स आता है, अगर किसी के मन में गाली भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सोच के देखो वो गाली भी आएगा, वो कहाँ से आया है। ठीक है, तो मतलब एक क्वेश्चन मैंने आंसर किया कि क्यों आया है, व्हाई। एक आंसर आ गया आपके सामने, एक आंसर है अभी रेडी है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करना चाहिए, एक और बार क्वेश्चन करो वो आंसर का क्वेश्चन, उसके पीछे रीजन क्या है, उस आंसर के पीछे रीजन क्या है। ये डबल डिगिंग वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एंड इजीएस्ट वे है टू मेक योर माइंड काम इंस्टेंटली। ठीक है, मैं कोई भी जगह पे मैनिपुलेट नहीं करने के लिए कह रहा हूं, बस सोचो कि क्यों ऐसा हुआ है मेरे साथ, और ये क्वेश्चन कहां से आया, मैंने ऐसा किया, मैंने आपके साथ गुस्से से बात किया, तो मैंने अपने मन को पूछा कि हाँ मैंने गुस्सा क्यों दिखाया, नहीं आपने ऐसा आंसर किया इसलिए मैंने गुस्सा दिखा दिया। तो मैंने मन, ये आंसर को मैंने क्यों, मैंने वो आया, वो फिर से मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो आपने तो आंसर किया, लेकिन गुस्सा मैं क्यों दिखाऊंगा। ठीक है, इस तरीके से आप एनालिसिस करोगे, आप अपने माइंड को डबल एनालिसिस करोगे, तो उस टाइम में आपका माइंड बिजी रहेगा, अनकॉन्शियस माइंड में नहीं चला जाएगा, कॉन्शियस माइंड में बिजी रहेगा, एनालिटिंग पावर बढ़ेगा। ठीक है, दिस इज वंडरफुल बेनिफिट, इसका अनलिमिटेड बेनिफिट देता है ये, कभी भी ये करके देखना। ठीक है, एंड इसके अगर आपका मन फिर से शांत नहीं हो रहा है, तो नॉर्मली कोई भी, जैसे कोई धर्म में जैसे चैंटिंग होता है, कोई भी धर्म में चैंटिंग होता है, आप अपने खुद मंत्र बनाइए, खुद मंत्र बनाइए। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम हैप्पी, ये 10 बार कहते जाओ, ऑटोमेटिक आप हैप्पी हो जाओगे, हैप्पी हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो पर वैसे आपने थॉट वाली बात बताई थी कि थॉट ऐसा जैसे वाई और इससे लेंगे उसको, और जैसे किसी भी बात के ऊपर हम उसको सोचेंगे और वाई उसको, तो हो सकता है कि वो आंसर जो है जस्टिफिकेशन आ जाएगी, हमने तो सही किया। एग्जैक्टली आना तो चाहिए ना, वो ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएगा। एंड आप चेक करके देखना आपके ब्रेन में जो जो कंफ्यूजन है, जो भारीपन महसूस हो रहा था ना, वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, धीरे धीरे शांत हो रहा है, एंड मैं अपने आप को जान सकता हूँ। एंड वी कांट इमेजिन कितना ब्यूटीफुल लगेगा कि मैं अपने अनकॉन्शियस माइंड से कुछ कुछ ढूंढ के, इट्स लाइक कोई मोतिया ढूंढ के मैं निकल रहा हूँ। अंडरस्टूड, ऐसे आपको लगना शुरू हो जाएगा कि मुझे पता है ये क्यों आया है, ये थॉट्स। ठीक है, मुझे ये मोबाइल खरीदना है, ये थॉट्स आए हैं, ये मोबाइल क्यों खरीदना है। ठीक है, एक क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन के पीछे कौन सा क्वेश्चन है, क्या छुपा हुआ है, कहां पे वो डिजायर का जन्म हुआ है। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग आंसर मिलेगा, हर लोगों में अलग अलग आंसर मिलेगा। अंडरस्टूड ऑल। नेक्स्ट, कोई भी बच्चों में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे लोगों को रात को सोने के टाइम पापा मम्मी एवरी डे ये प्रैक्टिस करवाइए, एवरी डे ये प्रैक्टिस करवाइए कि रात को सोने के टाइम वो पूरी दिन में कहां पे रिएक्ट किया क्या है। 2 क्वेश्चन पूछिए, ओनली 2 क्वेश्चन, नहीं तो वो बोर्ड हो जाता है। 2 क्वेश्चन पूछिए, कहां पे उसने रिएक्ट किया है, नेगेटिव रिएक्ट किया है पूरी दिन में, उसको ढूंढने दो उस बच्चे को। एक ही क्वेश्चन पूछिए, कहां पे रिएक्ट किया है। सेकेंड क्वेश्चन पूछिए कि कहां पे वो रिएक्ट कर सकता था लेकिन नहीं किया है, उसका मन शांत था कौन से जगह पे, एंड वो अपने गुस्से को दबा दिया। तो उसके मन में ना एक मैकेनिज्म रेडी हो जाएगा, कैसे वो दबा सकता है अपने माइंड को, गुस्से को दबा सकता है कैसे,
कैसे गुस्से को टेक्निकली मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसके मन में ये मैकेनिज्म क्लियर हो जाएगा। एवरीडे रात को ये पूछना जरूरी है, ये दोनों क्वेश्चन एटलीस्ट। वो एवरीडे आप ना पूछो, उसको सिखा दो, खुद पूछे अपने मन से एंड खुद आंसर करे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट हम देखेंगे एक हैंड राइटिंग का। हाँ प्लीज। पॉजिटिव या नेगेटिव थॉट्स के बारे में बोल रहे हैं, मतलब रात को जो कहाँ पे आप रिएक्ट कर रहे हो, ऑब्वियसली नेगेटिव होगा। नेगेटिव पूरी दिन में देखो, एवरीडे किसी न किसी के साथ आप गुस्सा हो जाओगे ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन पूरा दिन में हमेशा 100% पॉजिटिव नहीं होता है। छोटे छोटे चीज भी नेगेटिव हो सकता है, तो कुछ भी सोचो, किसी दिन में ज्यादा आएगा, किसी दिन में कम आएगा। ठीक है, चलो अभी हैंड राइटिंग का कुछ थेरेपी मैं दिखा देता हूँ, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, हैंड राइटिंग जो भी हम करेंगे जितना ज्यादा हो सके ये करने की कोशिश। इसका बहुत सारे स्टाइल है, थिंक पैटर्न है, मैं बस इजी करने के लिए ऐसा मैं कह रहा हूँ। कोई भी हैंड राइटिंग ऐसे गार्डलैंड कनेक्शन बनाने की कोशिश करो। गार्डलैंड कनेक्शन मतलब सपोज मैं ऐसे लिख रहा हूँ LITTLE, ठीक है, तो ये जो यू शेप वाला कनेक्शन हो रहा है एक लेटर के साथ, ऐसे यू शेप अच्छी तरीके से बनाने की कोशिश करो। इज इट क्लियर? ठीक है, इस तरीके से यू शेप वाला कनेक्शन बनाने की कोशिश करो। ये आपका मन को शांत रखेगा, हमेशा अच्छा रखेगा। ठीक है, नेक्स्ट, एवरीडे जो रिलैक्सेशन थेरेपी, जिसका मन बहुत ज्यादा काम नहीं होता है, तो रिलैक्सेशन थेरेपी, कोई भी एक रिलैक्सेशन थेरेपी ऐसा वाला कोई थेरेपी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इससे भी नहीं होता है तो ये वाला थेरेपी कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ ये दोनों मिला के, अगर इनसे भी नहीं होता है तो ये एज वाला थेरेपी ऐसे वर्टिकल कर सकते हो। ठीक है, जो नीचे की तरफ जा रहा है। ये नीचे से ऊपर आना चाहिए कि ऊपर से नीचे? नीचे से ऊपर आ रहा है, सॉरी ऊपर से नीचे जा रहा है। यही सिस्टम सही है? हाँ यही राइट वे यही है मतलब? हाँ, जैसे आपका मर्जी, पहले करते जाओ। बहुत टेक्निकल इशू में अभी ध्यान जरूरत नहीं है, मैं ओवरऑल कह रहा हूँ। ठीक है, अभी जहां पे इससे भी अगर ठीक नहीं होगा तो ऐसे ट्राई कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से ट्राई कर सकते हो। दीज आर हाईली बेनिफिशियल। इनके साथ अगर जरूरी होता है किसी किसी को तो ऐसे ओनली यू शेप कर सकते हो। ठीक है, सो एवरीडे मिनिमम हाफ पेज, याद रखना, एवरीडे मिनिमम हाफ पेज और 16 लाइन, मिनिमम 16 लाइन करना चाहिए एक एक थेरेपी, जो मैं स्ट्रोक थेरेपी बात कर रहा हूँ। एंड याद रखना, दीज आर ऑल रिलैक्सेशन थेरेपी, सो ये काम करेगा ओनली शॉर्ट टर्म बेसिस, नॉट लॉन्ग टर्म थेरेपी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, जो कुछ थेरेपी होता है जो सेलुलर लेवल पे जाके काम करता है, वो लॉन्ग टर्म थेरेपी, जो सेलुलर लेवल पे जाके काम करता है। मैं कुछ दिखा रहा हूं, मैं आज दिखाऊंगा 5 कॉम्बो थेरेपी मैं दिखाऊंगा, मैंने कहा था। ठीक है, विच आर वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल स्टूडेंट्स और एवरीवन। ठीक है, चलो देखते हैं वो थेरेपी। फर्स्ट, जिस तरीके से दिखा रहा हूं, आप अपने बच्चे को, किसी भी बच्चे को ये 5 थेरेपी एक साथ करवाइए, विद इन 1 मंथ रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। क्या क्या रिजल्ट हो सकता है? फास्ट रिजल्ट होगा, कंसंट्रेशन, हाईली कंसंट्रेशन डेवलप हो जाएगा, फोकस एक जगह पे रहेगा। आप देख सकते हो कि पहले जो मैथमेटिक्स करता था, अभी वो कोई भी मैथमेटिक्स इजीली कर सकता है। ठीक है, ऐसा वाला मतलब कोई, मतलब पेरेंट्स लोग ऐसा कहता है ये करने के बाद बच्चों के ऊपर। नेक्स्ट, ऐसा भी कहता है बहुत बार कि
पहले इतना पढ़ता था, अभी कम पढ़ता है, लेकिन उसको याद रह जाता है सब कुछ। ठीक है, ये एक बताता है मैक्सिमम पेरेंट्स। चलो देखते हैं ये 5 थेरेपी। फर्स्ट, नंबर 1, ऐसे लिखना चाहिए हाफ पेज। ये 5 थेरेपी मैं भूल जाऊंगा, मैं बता रहा हूं पहले। ये 5 थेरेपी पहले 2-2 करके प्रैक्टिस कीजिए। 5 थेरेपी और 2-3 महीने में कंप्लीट कीजिए। एक ही महीने में 5 थेरेपी नहीं कर, जरूरी नहीं है, नहीं तो स्ट्रेस पड़ेगा। फर्स्ट ऐसे आई लिखोगे, आई का डॉट, उसके बाद ऐसा, उसके बाद नीचे में डॉट दिया, उसके बाद आई का ऊपर, ऊपर से ऐसा किया, फिर ऐसा, फिर नीचे डॉट, पहले ऐसा, नीचे डॉट बाद में होगा, आई का डॉट ऐसे। ये आपका मन इंस्टेंट शांत कर सकता है एंड ब्रेन का कंफ्यूजन रिलीव कर देगा। एंड मन के अंदर जितना थॉट्स होता है वो धीरे धीरे निकाल के बाहर फेंक देगा। ये करते करते आप चेक करना, ये 2 लाइन करो एंड इस 2 लाइन करने के टाइम कितना थॉट्स आया है चेक करके देखो, नहीं थॉट्स आएगा उतना। ठीक है, जो बच्चे हैं वो एवरीडे ये 4 लाइन करो, 4 लाइन इज एनफ बच्चों के लिए। जो छोटा बच्चा है, एटलीस्ट 6-7 साल का बच्चा, उसके लिए ओनली 2 लाइन एनफ। ठीक है, उससे भी छोटा है तो एक लाइन इज एनफ। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम देखेंगे एक और थेरेपी, वेरी इजी, इसी आई को लेके ही करेंगे। दिखाई दे रहा है, इट्स वेरी इजी। ये करने से क्या होगा, हमारे मन में जो ऑब्सेशन है वो धीरे धीरे, ऐसे लाइन बनाओ, हमारे मन का जो ऑब्सेशन है धीरे धीरे निकल जाएगा। ठीक है, आप, ऐसा होता है ना, आपके बच्चा जैसे कोई बोरिंग काम ज्यादा कर रहा है, एक ही काम बार बार कर रहा है, एक ही चीज रिपीट कर रहा है, हमारे मन में भी ऐसा आता है ख्याल, एक चीज आ रहा है तो वो बाहर निकल नहीं सकता ठीक से, कोई एक चीज आता है तो ये करने से सर ये सॉरी, एडिक्शन में भी हेल्प करेगा क्या? जैसे बच्चे करेगा। मोबाइल देखते करेगा। रहते तो 100% करेगा। ये 5 जो थेरेपी मैं कॉम्बो बता रहा हूँ, ये 5 थेरेपी 100% हर जगह पे काम करता है, बच्चों के ऊपर स्पेशली। ठीक है, बड़ों के ऊपर भी काम करेगा, मतलब मोबाइल एडिक्शन हटाने के लिए। हाँ काम करेगा। एडिक्शन का बहुत सारा थेरेपी है, मतलब ये दिस आर वन ऑफ देम एक्चुअली। ठीक ठीक, ओके। क्लियर हुआ सबको? एनी मोर क्वेश्चन प्लीज? कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट, नंबर 3 में ये थेरेपी थोड़ा टफ हो सकता है बच्चों के लिए, तो ऐसे डब्ल्यू बनाओ, डब्ल्यू को अच्छी तरीके से बनाओ, सेम तरीका से एम बनाओ, उसके बाद फिर डब्ल्यू, उसके बाद फिर एम। ये स्पीड राइटिंग में अच्छी तरीके से बनाना होगा। एंड एम को भी अच्छी तरीके से बनाना होगा। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे व्हाट्सएप में भेज दीजिएगा बना के कि ठीक ठाक हो रहा है या नहीं, मैं देख के बता दूंगा। ठीक है, किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, एंड अगर कोई नए हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करवा दूंगा। एनी क्वेश्चन? सर इससे क्या होगा? MW? ये दिखाता है हमारे राइट एंड लेफ्ट ब्रेन को कोऑर्डिनेट करता है। अच्छा। ठीक है, इंस्टेंट ये कोऑर्डिनेट करता है। एंड आप, सबसे बढ़िया होगा जब भी कोई भी सपोज आप ब्रेन का कोई स्कैन कर रहे हो या ईईजी टेस्ट कर रहे हो किसी का, ठीक है, ईईजी टेस्ट, ये करते करते ईईजी टेस्ट करो कभी, अच्छा, आपको सिग्नल मिल जाएगा, मतलब दोनों में डिफरेंस पता चल जाएगा। एक नॉर्मल तरीके से करो एंड ईईजी टेस्ट एक ये करते करते करो, दोनों में इंस्टेंट डिफरेंस पता चल जाएगा, कितना ज्यादा कोऑर्डिनेट हो रहा है ब्रेन को।
एंड कौन सा ब्रेन किस तरीके से काम कर रहा है। दिस इज वंडरफुल बेनिफिट देता है ये। तो ये हम प्रैक्टिकल लाइफ में मतलब राइट एंड लेफ्ट ब्रेन कोऑर्डिनेशन से क्या एडवांटेज होगा? राइट एंड लेफ्ट ब्रेन देखो, ये हम लोगों को ना एक्चुअली इंट्यूशन पावर खत्म हो रहा है। कोई भी बच्चों को देखो, मैं जब छोटा था, हम स्कूल में जाते थे या एक गाड़ी में 4-5 फ्रेंड रहते, 10 फ्रेंड एक साथ बैठते थे, एक के ऊपर एक बैठते थे, कभी गोद में भी बैठते थे, ठीक है। तो 5 मिनट बैठ नहीं पाते थे, 5 मिनट के बाद मारपीट लग जाता था, ठीक है। तो अभी ये सब नहीं होता है, अभी सब बहुत सब रिलैक्स्ड हो जाता है। कोई बच्चा अब इसके साथ मोबाइल ऐड कर दो, क्योंकि क्लास 8-9 के बाद तो मोबाइल अलाउ हो जाता है, उसी को लेके ही वो बात करता रहता है। कोई वीडियो देख रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऑल मोबाइल्स रिलेटेड, ऑल आर एडिक्टेड। तो हम सबका ना इंट्यूशन पावर खत्म हो रहा है। हम क्या करूंगा हमें नहीं पता। आपको पता है कि हम लोग याद होगा आपको कि हम लोग बचपन में नोवेल पढ़ते थे। अभी कौन सा बच्चा 300 पेज का कोई एक नोवेल पढ़ेगा? 200 पेज का एक स्टोरी है, कोई भी बच्चा नहीं पढ़ेगा, ठीक है। तो हम लोग तो पढ़ते थे, एवरीडे पढ़ते थे, आज भी पढ़ते हैं हम लोग, एंड हमें अच्छा लगता है उनमें से, ठीक है। तो ये इंट्यूशन जो है ये खत्म हो रहा है बच्चों में। एंड 4 लाइंस सबके लिए, यस ऑब्वियसली। एंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे मन में जो एडवांस प्रेडिक्शन का एक क्राइटेरिया होता है। हम लोग अभी क्या करते हैं, एक्सेल शीट में प्रेडिक्ट करते हैं या कुछ देख के प्रेडिक्ट, लेकिन ऑटोमेटिक जो प्रेडिक्शन हमारे मन कैलकुलेट करता था वो खत्म हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है। हम लोग डेटा एनालिसिस करना जरूरी हो रहा है प्रेडिक्शन करने के लिए। कैलकुलेटिव ज्यादा होते जा रहे हैं ना, एनालिटिकल ज्यादा हो रहे हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। इसीलिए हम लोग मैं जो वो ट्रेन योर ब्रेन नाम का कोर्स करवाता हूँ, आप देख सकते हो बहुत सारे बच्चा आंख बंद करके देख सकता है। कैसे? ओनली थ्रू इंट्यूशन, स्मेल कर, इनर सबकॉन्शियस पावर बढ़ेगा। एग्जैक्टली, सबकॉन्शियस पावर बढ़ेगा। एंड उसको ना चाहिए, कोई भी बच्चों को ना पीस चाहिए। पीस बहुत इंपॉर्टेंट, जो बच्चा मिसिंग हो रहा है आजकल के जमाने में, ठीक है। जिसको ये डेवलप हुआ है, जिसको ये एबिलिटी, मतलब आंख बंद करके कुछ देखना, ठीक है, हमेशा, मतलब इट्स नॉट ए पावर, इट्स नॉट ए वेपन। हमेशा आप उसको पूछोगे वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो तभी कर पाएगा जब मैं उसको बहुत अच्छी तरीके से ब्रेन को शांत कर दूंगा, अच्छी इस काम करूंगा, उसके बाद वो कर सकेगा, ठीक है। तो यही होता है। यस, कितना सर मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, ये पैटर्न एक बार समझाएंगे? फास्ट वाला जो पैटर्न है मैं दिखा देता हूँ शॉर्टकट में, एक सेकंड देखिए। फास्ट में एवरीडे ऐसे बच्चों के लिए समझ में आ रहा है? और 2 पैटर्न भी था ना, ठीक है। ये वाला 4-5 लाइन बच्चों को करवाइए, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन वही है ना? हाँ, मतलब एक डॉट हो रहा है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट W एंड M एक साथ, अच्छा। ओके। एनी क्वेश्चन? थैंक यू सर। दूसरा 2 और आपने बताया था, और क्या? ये 2 और पैटर्न दिखाए हाँ, थे आपने। हाँ, ये बस रिलैक्सेशन पैटर्न है ओनली, ठीक है। ओके, अच्छा, चलो नेक्स्ट दो थेरेपी और मैं दिखाऊंगा। एनी क्वेश्चन प्लीज, शाश्वती मैम? जी हाँ, ये W का जो मिडिल पोर्शन है वो क्या पूरा मतलब एकदम W का फर्स्ट जहाँ से शुरू होता है वहां तक जाएगा? हाँ, जितना अच्छा हो सके उतना ही कीजिए, जितना अच्छा हो सके, इजी हो सके, अच्छी तरीके से, जितना अच्छा होगा उतना एबिलिटी भी अच्छा होगा, रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। मतलब सर डब्ल्यू सर डब्ल्यू ये लेफ्ट हैंड से करना है? हाँ, लेफ्ट हैंड से करना है ये? नहीं, राइट हैंड सब कुछ ओके right hand। ओके। से जा रहे थे, इधर से इस आ रहा है, प्रॉपर लाइन नहीं दिखेगी, इसलिए मैं फेड में ले रहा हूँ, एकदम पूरा फेड नहीं आ रही।
तो मैं पूरा पूछना नहीं कर सकते यहाँ से। Any question? नहीं Yes. अच्छा लग रहा है दिव्या जी आप पूछ रहे हो कुछ? नहीं, तो सॉरी सॉरी सर। हाँ हाँ अच्छा W का जो पहला जगह है, मतलब पहला जहाँ पेन टच कर रही हूँ, सोचिए वहां W का जो सेकंड लूप जा रहा है ऊपर, वो भी वहीं तक आएगा या उसके नीचे हाँ तक हाँ रहेगा? हाँ राइट राइट वहीं तक आएगा। ओके सर, थैंक यू सर। W का एक्चुअली टोटल 7 और 8 पार्ट होता है, ठीक है। अगर मैं इस तरीके से, इसका अलग से मॉर्फोलॉजी है, ठीक है, मैं समझा दूंगा इन डिटेल। मतलब ये वाला एक पार्ट, ये वाला एक पार्ट, ये वाला एक पार्ट, इसका भी एक ऊपर जा रहा है एक नीचे आ रहा है, यहाँ पे भी एक ऊपर जा रहा है एक नीचे आ रहा है। तो ये टोटल ऑल पार्ट्स, एक एक पार्ट एक एक चीज इंडिकेट करता है हमारे बॉडी का, हमारे लाइफ का, पास्ट प्रेजेंट का। अंडरस्टूड? एक एक तरीके से ये ब्रेन का पैटर्न दिखाता है। आई विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल, ठीक है। उसका टोटल मॉर्फोलॉजी मैं बता दूंगा। एनीवे नेक्स्ट 2 थेरेपी और दिखा रहा हूँ, एक बार देख लीजिए। सर ये W वाला पैटर्न किसके लिए है? इसी का कोई, हम बच्चों के लिए ही बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, रिलीज या कुछ ऐसे? हाँ हाँ एक और पैटर्न मैं दिखा रहा हूं, देख लीजिए। फर्स्ट ऐसे, सॉरी, फर्स्ट आई का डॉट, देन आई, उसके बाद ऐसे। जो बच्चा ये कर सकता है, देखो ये ऑपोजिट आई का डॉट कर रहा हूं मैं, उसके बाद ऐसे, टोटल सब अपोजिट कर रहा हूं मैं। जो पैटर्न मैं दिखा रहा हूं बस ब्लाइंडली फॉलो कर सकते। ये थोड़ा टफ है बच्चों के लिए, जो बच्चा कर सकता है लास्ट लेवल में जाके ये करवाना, ठीक है। लास्ट लेवल में जाके ये करवाना बहुत फायदा देता है। ये राइट ब्रेन को बहुत ज्यादा ये डेवलप करेगा। इसका भी बहुत सारा नेक्स्ट लेवल का है, मैं अभी नहीं दिखा रहा हूं, तो गलत हो जाएगा। So this will increase the creativity or logical ideas. Creativity, logical ideas, and intuition power all will be mixed and combined, okay, and will be Thank you. applied as per the requirement. Thank you. नेक्स्ट ये हो गया 4 नंबर। 5 नंबर का जो मैंने 5 कॉम्बो बोल रहा था, ऐसे सपोज कोई ओम लिख रहे हो आप, ठीक है, ऐसे ओम लिख रहे हो। ओम जब लिख रहे हो ऐसे ओम बार बार लिखते जाना है, एंड ये ओम जब लिख रहे हो, ये लास्ट वाला पोर्शन, ये वाला पार्ट, ये थोड़ा स्लो लिखना है। फर्स्ट वाला थोड़ा स्पीड, नेक्स्ट थोड़ा स्लो। वाई स्लो? बिकॉज दिस इज गोइंग टूवर्ड्स अपर, ठीक है, ये ग्रेविटेशनल के ऊपर ऑपोजिट जा रहा है, ठीक है। ये रिलीज कर रहा है, ठीक है। थोड़ा जितना स्लो रिलीज करोगे हमारे लिए अच्छा है। ये बहुत ज्यादा फायदा देगा ये थेरेपी। मिनिमम बच्चों के लिए मिनिमम 2-3 लाइन 4 लाइन उसके एबिलिटी के ऊपर हिसाब से, एंड बड़ों के लिए हाफ पेज। कोई भी थेरेपी 2-2 थेरेपी 1-1 महीने में कर सकते हो, उसके बाद नेक्स्ट महीने में और 2, तीसरे महीने में और 2, इस तरीके से 2-3 महीने में ये 5 थेरेपी कंप्लीट कर सकते हो। क्लियर हुआ? कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। आज का सेशन इतना ही, और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। ये आपने सर बताया था शॉर्ट टर्म में जो काम करती हैं सिर्फ लॉन्ग टर्म में काम करती हैं, 2 तरह की हैं। तो क्या पहले हमको शॉर्ट टर्म से शुरू करके फिर लॉन्ग टर्म पे जाना चाहिए, या दोनों इकट्ठे दे सकते हैं? ये जो 5 कॉम्बो मैंने कहा, ये सब लॉन्ग टर्म में काम करेगा एंड शॉर्ट टर्म, बोथ एक साथ काम। नहीं वो सर में ठीक है, लेकिन मतलब शुरुआत जैसे हम अभी कर रहे हैं, किसी को पहली बार देना है, तो वो डायरेक्टली हम लॉन्ग टर्म से शुरू कर सकते हैं, या पहले हमको थोड़ा शॉर्ट टर्म देना चाहिए? एक्चुअली उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं देख रहा हूँ कि उसका मेंटल स्टेबिलिटी बहुत अच्छा है, ठीक है, तो वो वेट कर सकता है। लेकिन हमारे पास क्या पेशेंट आता है, जब कोई मेंटल पेशेंट आता है तो हम लोग देखते हैं कि वो इमरजेंसी रिलीफ चाहिए उसको, ठीक है। हाइपर एक्टिव है। हाँ, तो उसको अर्जेंट, इट्स लाइक एलोपैथिक मेडिसिन देना है, ठीक है।
तो उस टाइम में कुछ स्ट्रोक थेरेपी और कुछ पैटर्न वगैरह देके उसके दिमाग को थोड़ा शांत कर लेते हैं। उसके बाद धीरे धीरे, मतलब मैं ग्राफोथेरेपी की बात कर रहा हूँ, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग नहीं, ठीक है, वो एक्स्ट्रा है, वो अलग से है। तो इस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। अगर मैं देख रहा हूँ कि वो स्टेबल है तो मैं अच्छा वाला कोई थेरेपी देता हूँ जो धीरे धीरे काम करेगा, 2-3 महीने के बाद काम करेगा, लेकिन पूरी लाइफ टाइम काम करेगा, वो तो बहुत अच्छा है। प्रॉब्लम के हिसाब से। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। क्योंकि एक महीने के बाद ना उसको ऐसा लगेगा मैंने पूरी महीना काम किया, कोई नहीं आंसर मिला मुझे, क्या मैंने उसको सर को फीस दिया लेकिन कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं मिल रहा है, ठीक है, ऐसा वाला एक कॉम्प्लेन आएगा। अंडरस्टूड? इसलिए दोनों मिक्स्ड करके अच्छी तरीके से देना चाहिए। ओके। यस, पीके सर सर। सर, ये जो कोई स्टूडेंट को हमने ये थेरेपी देंगे, सपोज 1 महीने के लिए 2 पैटर्न से पकड़ के हमने थेरेपी दी है, तो एवरीडे वो हाउ मेनी पेजेस लिखने के लिए बोलेंगे उसको? मिनिमम हाफ पेज, ठीक है। अगर छोटा बच्चा है, 7-8 साल का बच्चा, तो ओनली 4-5 लाइन, 6 लाइन ऐसे मिनिमम, ओके। ठीक है। सपोज दो आई वाला पैटर्न दिए हैं और स्लिपिंग लाइन वाला आई वाला दिए हैं, तो दोनों हाफ पेजेस का आइडियल लिखना चाहिए। दो हाँ हाँ, कोई भी 2 थेरेपी ज्यादा दोगे ना तो स्ट्रेस पड़ेगा बच्चों में, ठीक है, ओके। बोरिंग हो जाएगा, उसके लिए करना मुश्किल होगा। रफली 1 मंथ के बाद फिर पैटर्न चेंज करना चाहिए फिर इसका। हाँ हाँ हाँ, अब 1 मंथ। ओके। लेकिन एक चीज मैं बताऊंगा, जिसको ऐसा लगता है कि मेरा पैटर्न जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो कोई दूसरा पैटर्न नहीं देना चाहिए उसको। जब तक काम कर रहा है उसके ब्रेन पर काम कर चलाते जाना है। हाँ, एंड इसके बाद भी वो कंटिन्यू करता रहेगा वही पैटर्न को, एवरीडे वो कंटिन्यू करता है। राइट राइट। राइट। ऐसा भी मैंने देखा है कि बहुत बड़ा कुछ प्रॉब्लम लेके आया है मेरे पास, ठीक है, कोई बहुत बड़ा मेंटल प्रॉब्लम, मैंने कोई एक पैटर्न दिया एंड मैंने देखा वो पैटर्न बहुत अच्छा काम किया, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने तक एक ही पैटर्न चल रहा है और कोई पैटर्न का जरूरत ही नहीं पड़ा, कंप्लीट थेरेपी कंप्लीट हो गया, ठीक है, जो पैटर्न जैसे काम होता है। राइट। सर एक क्वेश्चन मेरा टाइम को लेके था कि जैसे ये भी जो भी थेरेपी बच्चा कर रहा है, कोई भी करेगा, बड़ा या छोटा, तो उसका टाइम जो है अगर मतलब वेरी करता है, जैसे कभी सवेरे कर लेता है, कभी शाम को कर लेता है, वो ज्यादा ठीक है या एक ही टाइम पे करने से कुछ फर्क पड़ता है? एक ही टाइम पे करने से ज्यादा अच्छा होता है, ज्यादा अच्छा होता है। एक पंक्चुअलिटी अच्छा रहता है, ठीक है। लेकिन जब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो मैं दूसरे टाइम में कर लूंगा। इवन ऐसा भी हो सकता है मुझे 6 लाइन करने के लिए कहा, मेरे पास टाइम नहीं है, अभी 2 लाइन किया, उसके बाद रात को जाके 4 लाइन कर रहा हूँ, दैट इज ऑल्सो अलाउड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। होना ज्यादा जरूरी है। हाँ हाँ, जितना अच्छा हो लेकिन पाए मिस नहीं करना चाहिए, मिस मिस नहीं करना चाहिए, नहीं होना है। ठीक। भी लिंक तोड़ जाएगा नहीं तो। ओके। ओके, एनी मोर क्वेश्चन प्लीज? होप यू एंजॉयड लिटिल बिट, कुछ सीखा। बहुत कुछ सीखा। वेरी गुड, थैंक यू, एक्सीलेंट सेशन, थैंक यू। थैंक So thank you all. Good night. Take care. यू। बहुत अच्छा सर, थैंक यू सो मच। आजकल की लाइफ में ये डिस्ट्रैक्शन इतने हो रहे हैं कि फोकस कंसंट्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक सबको Exactly. प्रैक्टिस करना चाहिए। Exactly. ईला जी, आप कुछ पूछ रहे थे? In plain paper and in side effect. मैंने जो दिखाया कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, जो दिखा रहा हूं मैं, क्योंकि ओपन प्लेटफॉर्म है इसलिए मैं कोई भी साइड इफेक्ट वाला थेरेपी नहीं दिखाता हूँ, ठीक है। लेकिन जिसको कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है, जैसे इरिटेशन होता है, अगर बहुत ज्यादा कर लेता है तो इरिटेशन हो सकता है, तो उस टाइम में थोड़ा रिलैक्सेशन वाला एक्सरसाइज कर लीजिएगा, ठीक है। बच्चों को दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, डोंट वरी। एंड जो बड़े हैं, जिसको हाइपरटेंशन रिलेटेड बीमारी है, वो नहीं करना चाहिए क्योंकि इरिटेशन बढ़ जाएगा इसकी वजह से, ठीक है। इतना ही गाइडेंस है और नहीं चाहिए कुछ। एंड प्लेन पेपर में करोगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। प्लेन पेपर में करोगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? सर आप क्या बोले, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है उनको नहीं करना चाहिए ज्यादा? वेट करना चाहिए, मतलब उसके साथ रिलैक्सेशन थेरेपी देके प्रॉपर गाइड करके वो जो शॉर्ट टर्म आपने बताए थे। हाँ एग्जैक्टली, थोड़ा रिलैक्सेशन थेरेपी देके, थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवा के उसके बाद करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और बताइए, एनी मोर क्वेश्चन?
सर एक क्वेश्चन जनरल था आपसे कि कई बार सर आप कहते हैं जब भी स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, तो उसमें आप कहते हैं अवेयरनेस होनी चाहिए। अवेयरनेस इन स्पिरिचुअलिटी में मेन कैरेक्टर होता है डेवलप करने के लिए। तो वो चीज क्या है अवेयरनेस? मतलब अपने आसपास की सब चीजों को ध्यान से देखना, यही है और कुछ भी है? आप मुझसे बात Observation। करते लास्ट 3 सेकंड में 4 बार अपने हाथ को ऐसे हिलाए, हाँ ये अगर जान के हिलाया हो दैट इज अवेयरनेस। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे पता है मेरे लेफ्ट हैंड ऐसे इन जगह पे है, ओके। मैं जान के आपसे बात कर रहा हूँ, दैट इज मतलब अवेयरनेस। ऑब्जर्वेशन पावर जितनी ज्यादा है वो जो भी करो, जो जी। इच्छा जो दिल में है वो काम करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जान के करो, दैट इज अवेयरनेस। आप मेरे से बात कर रहे हो, आप कितनी बार सर को हिला रहे हो, जानबूझ के हिलाओ, ठीक है। आपके पैर अभी कहाँ पे है, आपके हाथ कहाँ पे है, जानबूझ के रखो वहां पे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, दैट इज अवेयरनेस एंड दैट इज मेडिटेशन। यही मेडिटेशन है और कुछ नहीं। अपने आप को जानना ही मेडिटेशन है, एक जगह पे रखना ही, मन को एक जगह पे रखना ही मेडिटेशन है, जानबूझ के करना ही। अंडरस्टूड? हाँ, क्या कह रहे हो? प्रियंका जी कुछ कह रहे हो? बच्चों को भी ब्लैंक पेपर पे ही करवाना है? किसी को भी ब्लैंक पेपर में ही अच्छा रहता है, धीरे धीरे वो कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा। रूल पेपर दे दोगे ना तो ठीक नहीं है, वो पहले से उतना गाइड नहीं करना चाहिए, ठीक। ठीक है। हर जगह पे आप कोई चेयर को लेके जाओगे तो आप खड़े होके किसी से बात नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो रूल पेपर इज लाइक ए चेयर, यू आर गोइंग विद चेयर। यस, एनी मोर क्वेश्चन प्लीज? सो एनीवे, आज इतना ही, नेक्स्ट डे मिलेंगे। थैंक यू, थैंक यू। so much. गुड नाइट, टेक केयर, Good night. गुड नाइट सर, गुड नाइट, थैंक यू। Nice. थैंक यू।